हमारे चैनल में स्वागत है साथियों। आज हम लोग हिंदी का जो है हिंदी व्याकरण का सीरीज लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने में। तो आप लोग देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा और देखिए कि आपको हिंदी व्याकरण का सवाल है इसमें कि आपको कितने नंबर आता है। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कितने नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पहला प्रश्न में। आज सिर्फ हम लोग क्या है कि प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलेंगे, उस पर चर्चा और जो ऑप्शन है सारा उस पर नहीं करेंगे आज। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोगों का, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सा शब्द है? संज्ञा जो है कौन सा शब्द है? चार ऑप्शन दिया गया है, अच्छा, पढ़ना, पुस्तक, जल्दी। इनमें से संज्ञा कौन सा शब्द है? किस शब्द, कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? मतलब किसी चीज़ का नाम है। मतलब संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो अच्छा तो नहीं है, अच्छा संज्ञा है? ये नहीं है। पढ़ना, पढ़ना ये काम हो गया, ये भी संज्ञा नहीं है। जल्दी, ये भी नहीं है संज्ञा। तो क्या है हमारा? पुस्तक जो है हमारा क्या है? एक संज्ञा है। किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मैं, क्या है अगला प्रश्न? मैं, तू, वह, ये कौन से सर्वनाम है? सर्वनाम के बारे में आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदला में जो इस्तेमाल होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो मैं, तू, वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या संकेतवाचक सर्वनाम है? मैं, तू, वह, ये कौन इस्तेमाल करता है? पुरुष लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आज जो है कि ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्नों का उत्तर लेकर के हम लोग चलेंगे। मैराथन समझ लीजिए आप, हिंदी का मैराथन है, हिंदी व्याकरण का मैराथन क्लास है। तो आप सभी साथियों से सभी साथी देखिए कि कितना कितना नंबर आपको आता है, मिलाइएगा। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, खेल है में क्रिया का कौन सा काल है? खेल है में क्रिया का कौन सा काल है? तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, खेल है भूतकाल है? भूतकाल तो होगा नहीं, भूतकाल मतलब पास्ट में हुआ है, नहीं है। खेल है मतलब वर्तमान काल है, सही है, वर्तमान काल है। खेल है, अभी हो रहा है खेल, वर्तमान काल है ये। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूरबीन शब्द में कौन सा समास है? दूरबीन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, तत्पुरुष है, द्विगु है, अभिभाव है या कर्मधारय है? तत्पुरुष में कौन सा समास है? जो तत्पुरुष है हमारा उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु या अभिभाव या कर्मधारय? तो क्या होगा इसमें? अभिभाव समास है। दूरबीन में कौन सा समास है? तो दूरबीन शब्द जो है वो अभिभाव समास में है, अभिभाव समास है वो। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आप लोगों को पता है कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द का लास्ट में लग करके उसका अर्थ को बदल देता है और उपसर्ग जो है पहले लगता है। तो पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है किसी शब्द का और उपसर्ग जो है कहाँ लगता है? पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है। तो ये तो दीर्घिकार है, ये तो नहीं होगा। पढ़ाई ऐसे दीर्घी दिया हुआ है लेकिन दीर्घी नहीं होगा। पढ़ाई, आई है, इसमें क्या है? प्रत्यय कौन सा है? आई प्रत्यय है। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो आई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ कौन सा समास है बताइए? नीला है कंठ जिसका, जो अपना अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसको कौन सा समास कहा जाता है? उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो नीलकंठ जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, लड़का खेल रहा है। वाक्य में लड़का का कारक क्या है? कारक के बारे में पढ़े हैं आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से। तो लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का जो है कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है? लड़का खेल रहा है, काम करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो ये कर्ता कारक है। क्या है? लड़का खेल रहा है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह शब्द कौन सा सर्वनाम है? वह जो शब्द है कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के बारे में हम लोग जानते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया वह एक सर्वनाम है, वो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है? तो कौन सा सर्वनाम है? वह किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? पुरुषवाचक है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, वह स्वयं गया। वाक्य में स्वयं जो है कौन सा शब्द है?
वह स्वयं गया, एक वाक्य है, इसमें स्वयं जो है कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द है बताइए आप लोग। 9 नंबर सवाल है हम लोगों का, कौन सा शब्द है, वह स्वयं गया, वो जो है खुद से अपने आप से चला गया, खुद से जाने का काम कर रहा है वो। तो ठीक है, ये क्या है, उसकी विशेषता भी बता रही है कि वो जा रहा है, और कैसे जा रहा है, तो खुद से जा रहा है, मतलब क्रिया भी खुद कर रहा है और जाने का काम भी खुद से हो रहा है वो, इसलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगले सवाल में हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल है 10 नंबर, तेज दौड़ रहा है, वाक्य में तेज शब्द जो है क्या है, तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, वाक्य में तेज जो शब्द है वो क्या है, किसके बारे में बताता है तेज, राम तेज दौड़ रहा है, मोहन तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जो तेज शब्द है वो क्या है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, या सर्वनाम है, क्या है, तेज दौड़ना, कोई लड़का तेज दौड़ रहा है तो किसकी, उसकी, उस लड़के की विशेषता को बताया जाता है कि वो लड़का क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, राम बहुत तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या है, हमारा विशेषण है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हम लोग का 11 नंबर सवाल है, धोबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अभी आपको बताया हम, प्रत्यय जो है क्या होता है, किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, तो धोबी यहाँ जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, जो धोबी है उसमें कौन सा प्रत्यय है, बी है, नहीं है बी, आ भी नहीं है, ई भी नहीं है, दीर्घई है ना, धोबी में दीर्घई है ना, तो क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। धोबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय ई है, प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का, विद्यापीठ शब्द में कौन सा समास है, एक शब्द है विद्यापीठ। ठीक है, समास आपको पूछेगा, समास से एक नया क्वेश्चन रहेगा आपका समास से, तो हम लोग जो है सीरीज लेकर के आएंगे, मैराथन क्लास एकदम हिंदी का होगा, जो पढ़ा देंगे उसी में से आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बस आपको शुरू से आखिर तक पूरे क्लास को कंटिन्यू देखते जाना है। ठीक है, विद्यापीठ शब्द में कौन सा समास है, जो विद्यापीठ शब्द है उसमें समास कौन सा है, तो उसमें कर्मधारय तो नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, बहुब्री भी नहीं होगा। बहुब्री होता है क्या, जो अपना अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ दिखाए। द्वंद्व तो नहीं होगा, द्वंद्व मतलब समझ लीजिए कि विलोम शब्द वाला आ जाता है, माता पिता, भात दाल रोटी चावल, ये सब आता है, भाई बहन, ये द्वंद्व में हो गया। उसके बाद क्या है, तत्पुरुष समास, ये है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। विद्यापीठ जो है कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं, रामायण शब्द में कौन सी संधि है, जो रामायण शब्द है उसमें संधि, संधि के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़, संधि मतलब क्या होता है, वर्णों का जोड़, वर्ण मिलकर शब्द बनता है ना, तो उसको ही कहते हैं संधि। संधि 5 प्रकार का होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि, यन संधि, 5 तरह का होता है संधि। तो रामायण जो है वो कौन सा संधि है, ये बताना है आपको। रामायण जो है कौन सा संधि है, गुण तो नहीं है, यन भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, तो रामायण जो है कैसा संधि है, तो वो अयादी संधि है। ठीक है, रामायण जो है कौन सा संधि है, अयादी संधि है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल में। अगला हम लोगों का सवाल है 14 नंबर प्रश्न है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपका डीएलएड का एग्जाम में। ठीक है, मन लगा करके पढ़िएगा। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रकार का संज्ञा है, जो पढ़ाई है उसमें किस प्रकार का संज्ञा है, जो पढ़ाई है उसमें किस प्रकार का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है पढ़ाई में, आप लोग बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, नहीं होगा। जातिवाचक है, जातिवाचक भी नहीं होगा। समूहवाचक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन लग रहा है कि पढ़ाई में समूह होगा, कि समूह में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा है, क्या है ये, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पढ़ाई जो है कैसा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। खिलना शब्द में धातु क्या है, जो खिलना एक शब्द है उसमें धातु क्या है। ठीक है, ये बताना है आपको, खिलना शब्द में धातु क्या। धातु का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी शब्द में से उस पद को अगर हटा देते हैं तो बाकी जो बचा हुआ पद है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो खिलना में से अगर हम लोग खिल को हटा देंगे तो ना का क्या मतलब, कोई कुछ विशेष अर्थ तो नहीं निकलता है ना। तो खिलना शब्द में जो है खिल धातु है, क्या है, खिलना शब्द में खिल धातु है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर हम लोगों का 16 है। 16 नंबर सवाल में चलते हैं। क्या है सवाल, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या संकेतवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो शब्द जो है आप बताइए, राम मेरा भाई है जो डीएलएड का एग्ज़ाम देगा, बताइए तो जो है किस तरह का सर्वनाम होगा, आप खुद बताइए। राम मेरा भाई है जो डीएलएड का एग्ज़ाम देगा, अभी दिया नहीं है, देने वाला है डीएलएड का एग्ज़ाम, तो कैसा होगा वो, पुरुषवाचक नहीं होगा। संबंध जोड़ रहा है ना आपसे, आपके साथ राम का संबंध जोड़ रहा है, तो ये जो है ना, जो शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो
संज्ञा से संबंध जोड़ने का काम करे उसको कहते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। हृदय मतलब तो जानते ही हम लोग, हृदय का क्या मतलब होता है, दिल। जो हृदय है हमारा, उसका क्या करना है, हमको संधि विच्छेद करना है। मतलब किस किस से मिलकर के हृदय बना हुआ है। तो हृदय का संधि ह्री प्लस द नहीं होगा, ह्री प्लस द नहीं होगा, हृद प्लस अ यही होगा, हृद प्लस अ, हृद प्लस अ, दो में औ छुपा हुआ है ना, तो यही होगा। ठीक है, हृदय जो है किस प्रकार, हृदय का जो संधि विच्छेद है क्या है, हृद प्लस अ। संधि विच्छेद से भी सवाल रहेगा आप लोग का। चलते हैं अगला 18 नंबर सवाल में। 18 नंबर सवाल है, राम ने सीता को फूल दिया। राम ने सीता को फूल दिया, वाक्य में जो फूल है कौन सा कारक है। कारक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, 8 प्रकार का कारक होता है। कर्ता कारक, करण कारक, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, अधिकरण में, पर, इस तरह से है ना, तो पढ़े होंगे आप लोग। 18 नंबर सवाल है, राम ने सीता को फूल दिया, बताइए कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। और इसमें पूछा कि फूल कौन सा कारक होगा। ठीक है, राम ने सीता को फूल दिया, तो फूल जो है कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, नहीं होगा। फूल कोई कर्ता थोड़ा ही है, कर्ता कौन है इसमें, राम है कर्ता। ठीक है, जो काम करता है उसको ही कर्ता कहते हैं ना। सीता, इसमें क्या है, सीता जो है कर्म, सीता को फूल दिया। ठीक है, एक सीता है और एक क्या है, फूल है। तो संप्रदान तो होगा नहीं, जब किसी के लिए कुछ किया जाता है तब संप्रदान, आपादान होगा नहीं, अलग होने का बोध होगा तब होगा आपादान। तो क्या बचा हुआ है हमारा, कर्म कारक, यही है। ठीक है, राम ने सीता को फूल दिया। अगर आपको पूछता कि सीता कौन सा कारक है, तब भी कर्म कारक ही होता, और फूल कौन सा कारक है, तब भी क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे ऐसा भी बोल सकते हैं, सीता ने रोटी खाई, तो रोटी क्या है यहाँ पे, कर्म कारक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल में चलते हैं। 19 नंबर सवाल है, सुबह शब्द का लिंग क्या है। जो सुबह शब्द है उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जो सुबह शब्द है उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुबह हो गया बोलते हैं कि सुबह हो गई बोलते हैं, बताइए। सुबह हो गया बोलते हैं कि हो गई बोलते हैं, हो गया तो नहीं बोलते हैं, सुबह हो गई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुबह हो गई। तो सुबह जो कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। 20 नंबर क्वेश्चन है, जो पढ़ता है वही पास होता है। बताइए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये है, जो पढ़ता है वही पास होता है। जो डीएलएड का तैयारी ईमानदारी से करेगा वही पास होगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो पढ़ता है वही पास होता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। जो पढ़ता है वही पास होता है, कौन सा सर्वनाम होगा, बताइए आप लोग। जो पढ़ता है वही पास होता है, कौन सा सर्वनाम होगा, बताइए। निश्चयवाचक होगा, संबंध नहीं होगा, संबंध, संकेत ये भी नहीं होगा, अनिश्चय नहीं होगा। देखिए, जो पढ़ेगा निश्चित है कि वो पास होगा, तो अब बताइए क्या कौन सा होगा। जो पढ़ेगा ये एकदम निश्चित है कि वो पास होगा, तो ये कौन सा वाक्य, कौन सा कारक, ये कौन सा सर्वनाम होगा, तो ये होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कपड़े सुखाए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, कपड़े सुखाए जाते हैं, कपड़े सुखाए जा रहे हैं। ये वाक्य कौन से वाच्य में है, कपड़े सुखाए जा रहे हैं, ये वाक्य जो है कौन से वाच्य में है। तो 21 नंबर सवाल है, कपड़े सुखाए जा रहे हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है, कपड़े सुखाने का जो कोई काम ही हो रहा है, तो ये कर्म वाच्य होगा। वाच्य के बारे में भी आप लोग पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है क्या है, अगला सवाल, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगला सवाल है, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जो बच्चे डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं उसको डीएलएड की तैयारी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग से रिलेटेड ही सवाल है, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा कारक है, बताइए कौन सा कारक है, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बताइए आप लोग। आपादान कारक होगा, कर्ण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या कर्म कारक होगा। कर्म तो होगा नहीं, संप्रदान संबंध जोड़ने का काम ये भी नहीं होगा, कर्ण ये भी संबंध जोड़ने का ही काम है, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बचा रह गया, आपादान कारक। अलग होने से डर रहा है, नहीं, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब अलग हो गया है वो दोनों और अच्छा उसको नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, आपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 23 नंबर प्रश्न है, उसके बिना जीवन अधूरा है। यह भी सेम सवाल है, उसके बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, ये इसमें कौन सा कारक है, तो ये भी वही होगा आपका, आपादान कारक ही होगा। जब देखिए, आपादान का मतलब क्या होता है, अलगाव का बोध होगा। जब भी दो चीज़ों के बीच अलग होने का बोध होगा तब हम कम कहेंगे क्या है कि
ये आपादान कारक है। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, तो देखिए पेड़ से चिड़िया क्या हो गया, अलग हो गई है ना। तो ये ऐसा अगर जो भी वाक्य रहेगा तो उसमें आपादान कारक में ही आएगा वो, ठीक है। जैसे बिल्ली छत से कूद गई है, इस तरह का जो होगा वो क्या होगा, आपादान में ही आएगा, ठीक है। तो उसके बिना जीवन अधूरा है, कौन सा होगा, आपादान होगा। कौन सा होगा, आपादान कारक होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हम लोग का 24 नंबर सब प्रश्न है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। हे भगवान मेरी रक्षा करो ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। तो हे भगवान जो है कौन सा कारक है ये बताना है आपको, ठीक है। संबोधन, कर्ता कारक, कर्ता तो होगा नहीं, कर्म भी नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, संबोधन होगा। इसी में लगता है हे, अरे, अजी, अहो, इस तरह का रहता है इसमें संबोधन में। संबोधन किसी को करते ना, अरे भाई इधर आओ, अरे श्याम तुम कहाँ गए थे, इस तरह का जो होगा ना तो कहेंगे हम लोग संबोधन कारक में है ये। कौन सा कारक, संबोधन कारक। हे भगवान, अरे राम, हाय राम, इस तरह का जो भी वाक्य मिलेगा आपको वो संबोधन कारक में ही जाएगा, ठीक है। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। 37 सवाल है दोस्तों, बने रहिएगा। 37 सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है आप लोगों के लिए। वह गांव से आया, वह गांव से आया, गांव से कौन सा कारक है बताइए, कितना इजी है, अभी ऊपर आपको बताया हम। वह गांव से आया, कोई लड़का है या कोई लड़की है, आप ही एग्ज़ाम देने जाइएगा तो गांव से एग्ज़ाम देने जाइएगा तो गांव से आप क्या हो जाइएगा, जुदा हो जाइएगा, अलग हो जाइएगा ना। तो जब अलग होने का बोध होगा, अलग होने का पता चलेगा तो वो कौन सा कारक होगा, आप लोग खुद बताइए। कर्ता कारक होगा, नहीं होगा। करण कारक होगा, ये भी नहीं होगा। आपादान होगा, कौन सा कारक होगा, आपादान कारक। जब अलग होने का पता चलेगा तब आपादान। तो गांव से आया, वह गांव से आया, गांव से वो उसका क्या हो गया, अलग हो गया वो, तो इसलिए कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा। चलते हैं 26 नंबर सवाल में। महात्मा शब्द में कौन सी संधि है, जो महात्मा है उसमें कौन सी संधि है, ठीक है। संधि के बारे में बताना है आपको। स्वर संधि है, यन संधि है, व्यंजन संधि है या अयादि संधि है। तो महात्मा में इसको दो भाग में तोड़ दो, महा प्लस आत्मा। तो देखिए महा में भी आ है और आत्मा में भी आ है, तो ये दोनों जो है स्वरों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये कौन सा संधि होगा, स्वर संधि होगा। कौन सा संधि, महात्मा जो है स्वर संधि का एक उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। 27 नंबर सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। सबको पता होना चाहिए ये सवाल। कमेंट में बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का क्या मतलब होता है, अक्षर। हिंदी वर्णमाला में अ आ से लेके ज्ञ तक कितने कुल अक्षर हैं, तो कुल 52 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं, ठीक है। जिसमें से 11 जो है स्वर वर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार किस श्रेणी में आता है। जो अनुस्वार होता है अन आह, ये दोनों जो है किस श्रेणी में आता है, स्वर का श्रेणी में नहीं आता है। जो अ से लेके आह तक होता है तो अन आह को छोड़ के बाकी जो 11 बचा ना उसको ही स्वर कहते हैं। जो अन आह है ये जो है व्यंजन का श्रेणी में आता है, ठीक है, व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आता है। हिंदी वर्णमाला में जो अनुस्वार है वो किस श्रेणी में आता है, व्यंजन वर्ण का श्रेणी में आता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में हम लोग। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में जो अक्ष है, त्र है, ज्ञा है, स्र है को किस श्रेणी में रखा जाता है। जो हिंदी वर्णमाला है वो किस श्रेणी में रखा जाता है उसको, तो स्वर, ये तो स्वर है ही नहीं, ठीक है। मात्राएं, ये भी नहीं है। अगला है, आगे क्या है, आगे है व्यंजन, ये भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, तो स्वर भी नहीं है, मात्राएं भी नहीं है, तो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। कौन सा व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन। जो अक्षर है वो क और श से मिलके बना हुआ है, तो ये दो अक्षरों के मिलने से बना हुआ है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। त्र जो है वो तो, जो आपका त्रो है ये त्रो, वो तो और र से मिलके बना हुआ, तो और किससे मिलके बना हुआ है, त्र, तो और र से मिलके बना हुआ है त्र, ठीक है। तो दो वर्णों के मिलने से बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग संयुक्त वर्ण, ठीक है। तो अक्षर, त्र, ज्ञा ये सब कौन सा वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर सवाल है साथियों, संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, कखो, ये तो नहीं है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। त्र, अक्ष और ज्ञा ये है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये तो स्वर वर्ण है, ये क्या है, ये जो है स्वर वर्ण का उदाहरण है। मौनो, ये व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, ये भी आपका व्यंजन वर्ण है। ये बोला है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण, तो संयुक्त व्यंजन में क्या आ जाएगा, अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब आ जाएगा, ठीक है। चाटो, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। चलते हैं अगला सवाल में।
31 नंबर क्वेश्चन है, त्रि शब्द में कितने वर्ण होते हैं? जो त्रि शब्द है हमारा, त्रि जो आपको पता है कि त्रो जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जो तो त्रि शब्द में जो है कितने, त्रि शब्द में कितने शब्द हैं? सीधा सिंपल सा सवाल है, 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो है, एक तो रो है, फिर उसके बाद एक तो हर्षई है, ठीक है। तो 3 शब्द हुआ ना, ये सॉरी 3 अक्षर हुआ ना, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है त्रि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल में, 32 नंबर सवाल है हम लोगों का। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जो प है अक्षर, उसका उच्चारण स्थान भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क से लेकर के ज्ञ तक किसका उच्चारण कहाँ से होता है? जो प है दांतों से होता है इसका उच्चारण, प। अब प बोल के देखिए कहाँ कैसे बोला जाता है। प देखिए, दोनों तो होंठ सटता होगा, प बोलिएगा तो क्या सटता है कि नहीं? दोनों तो होंठ सटेगा, ठीक है। तो प जो है आपका होंठों से बोला जाता है। इसको कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ओष्ठ। क्या लिखा हुआ रहेगा? ओष्ठ लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से। ये जो है इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। प में सब ठो, प फ ब भ म, सब बोलिएगा, प फ ब भ म, सब में होंठों का काम है। अगर होंठ को छोड़ के बोलिए प तो नहीं बोला जाएगा। प बिना होंठ के मिलने से, प वर्ग में जितना भी है पाँचों तो प फ ब भ म, बिना होंठों के सटने से नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो प जो है हमारा होंठों के मिलने से उच्चारण होता है इसका, ठीक। चलते हैं अगले सवाल में, 33 नंबर सवाल है। हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सिंपल सवाल है। हिंदी में जो है वाक्य मुख्य रूप से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो है वाक्य मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। चलते हैं 34 नंबर सवाल में साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रकार है? और तुम स्कूल जाओ ये वाक्य है, और बोला है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तुम स्कूल जाओ ये किस प्रकार का वाक्य होगा? आदेशात्मक वाक्य है। वाक्य विन्यास, क्या इस वाक्य विन्यास ये तो होगा नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, निरादर भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आदेश ही दे रहा है ना, जाओ तुम स्कूल जाओ, ठीक है, तुम पढ़ो, तुम डीएलएड की तैयारी करो, ये कैसा है? आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल हम लोग का है, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा वाक्य जो है किस प्रकार का है? ये बहुत अच्छा है। किसी की अच्छाई प्रशंसा करते हैं, बुराई करते हैं, तो ये क्या है? प्रशंसात्मक वाक्य है। कैसा वाक्य है ये बहुत अच्छा है, प्रशंसात्मक वाक्य है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में, 36 नंबर सवाल, इसके बाद आखिरी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को 37 में से कुल के कितने नंबर आए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म मौजूद है? कर्म किस में है? वो पढ़ रहा है, वो दौड़ रहा है, उसने किताब पढ़ी, ठीक है। वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पता चल रहा है। कर्म का पता चलेगा क्या करके, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या का जवाब अगर मिल जाए ना, जैसे वो पढ़ रहा है, तुम सवाल करो कि क्या, पता चल रहा है कि क्या पढ़ रहा है, क्या का जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। वो दौड़ रहा है, तो कहाँ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो इसमें कर्म है? नहीं है कर्म। उसने किताब पढ़ी, यहाँ पता चल रहा है उसने किताब पढ़ी। क्या आपने सवाल कीजिए, आपकी क्या पढ़ी? तो क्या पढ़ी? तो किताब पढ़ी, ठीक है। उसने किताब पढ़ी, तो किताब यहाँ पर क्या है? कर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म मौजूद है? तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। उसने किताब पढ़ी, इसमें कर्म हमारा मौजूद है। वो सो रहा है, कहाँ पता नहीं चल रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो कर्म का मतलब होता है कि क्या, कहाँ, किसे, इस सब का अगर जवाब आ जाए तब होगा हमारा कर्म। जैसे राम ने श्याम को पीटा, तो किसको पीटा? इसका जवाब क्या आ रहा है? तो श्याम को। तो जवाब किसको, मतलब समझ लीजिए आपकी प्रश्न आप कीजिए, वाक्य पढ़ के प्रश्न कीजिए, अगर प्रश्न का जवाब आ जाए तो समझ लीजिए कि उसमें कर्म मौजूद है, नहीं तो कर्म मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास का आखिरी सवाल में। आखिरी सवाल आप सभी कोई कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। आखिरी सवाल है, तुम्हें अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। तुम्हें अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है ये? तुम्हें अपना काम सही तरह से करना चाहिए, ठीक है। आदेशात्मक वाक्य है, प्रशंसात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या नकारात्मक वाक्य है। तुम्हें अपना काम सही से करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। क्या हो रहा है बताइए? आप ही किसी को अगर बता रहे हैं कि तुम्हें अपना काम सही से करना चाहिए, ठीक है, तो कैसा वाक्य होगा? आप उसको आदेश कर रहे हैं ना, कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा?
आदेशात्मक वाक्य होगा, आदेशवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, फिर कल इसी का मतलब हिंदी व्याकरण का एक और वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग बताइए कि आज के वीडियो में आप लोगों को कितना नंबर आया और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, धन्यवाद।